चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं, रीजनल एडिटर स्वप्निल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ में इस वक्त एक्सक्लूसिवली मौजूद है मुकेश साहनी जी। जी स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया। मेरे साथ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश साहनी मौजूद है। मुकेश साहनी अमूमन साफ साफ बात करने के लिए जाने जाते हैं। मैं मुकेश साहनी को तकरीबन 12-15 साल से कवर कर रहा हूं। साफ साफ बात करते हैं, कट टू कट बात करते हैं। और जो ये चुनाव रिजल्ट आए हैं उसके बाद महागठबंधन की तरफ से वॉइस ही नहीं आ रही, कौन क्या कह रहा है, क्या करना चाहता है तो नहीं आ रहा। तो मुकेश साहनी ने एक तरह से अभी कमान संभाल रखी है महागठबंधन की। मेरा पहला सवाल तो यही है कि इतना बड़ा इसको कोलैप्स ही कहेंगे, महागठबंधन के कोलैप्स का मेन रीजन क्या था? देखिए, रीजन तो कई है और उस पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि मतलब रीजन क्या है। बाकी एक जो बड़ा जो मेजर जो कारण दिखने के लिए मिल रहा है कि लास्ट आवर में सरकार चुनाव आयोग के मेहरबानी से राज्य में हमारे गरीब माता बहन को 10-10 हज़ार रुपये खाता में दिए और उनसे वादा किया गया कि 2 लाख रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। और इस उम्मीद से, क्योंकि हमारे राज्य में गरीबी है, लाचारी है, परेशानी है, तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन है बड़े संख्या में वोट जो है, खास करके महिला का वोट जो है वो महागठबंधन को नहीं मिलकर एनडीए को मिला है, जिसके कारण कह सकते कि हमारी थोड़ी हार हुई है, बुरी तरीके से हार हुई कह सकते। 200+ का हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि हार होगा। ये तना तो पता रहता है कि चुनाव में हार और जीत होता है, बट इस तरीके से हार होगा ये इसका कल्पना नहीं था। लेकिन उनकी जीत हुई है और एक बड़ा मेजर कारण यही रहा कि 2 लाख रुपया का वादा पे उन्होंने वोट उनको दिए हैं। ऐसे देखिएगा सभी जाति, सभी धर्म, खास करके युवा वर्ग के लोग बड़े संख्या में हमें भी वोट दिए हैं। 38% वोट हमको मिला है। जाति धर्म से ऊपर उठकर हमको वोट मिला है। अगर नहीं मिलता तो 38% वोट नहीं होता। लेकिन एक मेजर जो बड़ा वोट है महिला का, जो वो नीतीश जी के साथ और 2 लाख रुपये के वादा पे गए हैं। तो अभी यही सरकार जो वादा पे सरकार बनाए हैं वो वादा पूरा करे। 3 महीने का समय हम लोगों ने दिया है कि 3 महीने में जो माता बहन के खाते में 10 हज़ार रुपये आपने दिया है उस खाते में 1,90,000 रुपये और दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग ये विपक्ष का भूमिका निभाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनके अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। यही हमारे पास है। जो रिजल्ट आया, आपके आलोचक जो है, अगर कोई प्रशंसक होता है तो कोई आलोचक भी होता है, तो जो मुकेश साहनी के आलोचक हैं वो कहते ही हैं कि मुकेश साहनी की पार्टी लगभग डिमोरलाइज होने की स्थिति में आ गई। लेकिन आप तो बैठक कर रहे हैं, आपका टूर प्रोग्राम लगा है, तो कैसे जवाब देंगे उन लोगों? देखिए, चुनाव से पहले भी हमारे पास 0 विधायक थे और चुनाव के बाद भी 0 विधायक है। और इस चुनाव से पहले पिछले चुनाव में हमारे पास 4 विधायक थे, वो बीजेपी ने खरीद लिए। तो हमारे पास तो 0 था और आज भी 0 है। कल जैसे संघर्ष कर रहे थे वैसे आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो हम तो 0 से यहाँ तक पहुँचे हैं ना, हम 0 से यहाँ तक पहुँचे और फिर आने वाले समय में फिर नंबर बनाएंगे। तो हमें तो कोई ये राजनीति हमको कोई विरासत में तो मिला नहीं है। हम आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो संघर्ष की बदौलत पहुँचे हैं। 25 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज 44 साल का उम्र है, लेकिन 25 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे दल से निकलकर लोगों ने भारत सरकार तक मंत्री बने हुए हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा वही डिसीजन लेना है। उस डिसीजन में खास करके हमारे समाज के सबसे गरीब व्यक्ति जो होंगे उनको अगर उस डिसीजन से जो लाभ मिलेगा, फायदा होगा, तो ही हम डिसीजन लेंगे। ना ही मेरे अपने लिए, मेरे अपने कुछ कार्यकर्ता के लिए, हमारे पार्टी में कुछ नेता के लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हम डिसीजन जब भी लेंगे तभी अपने जो सबसे गरीब जो लोग हैं, जो अंतिम में खड़े हैं, उनको अगर लाभ होगा तो ही डिसीजन लेंगे। तो हम लोग तो उनके लिए संघर्ष करने के लिए रास्ता चुने हैं। मुकेश साहनी तो अपने मेहनत के दम पर मुंबई जैसे शहर में साम्राज्य कायम कर दिया और बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। अगर उस ज़िंदगी को छोड़कर मैं आया हूं तो अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके उम्मीद पे हम खरा उतरने के लिए, तो ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग कामयाब होंगे। इस बार भी बहुत अच्छा था। सरकार 20 साल में उन्होंने क्या किए उनको बताने के लिए नहीं था। 20 साल में उन्होंने सिर्फ जंगल राज बताने के लिए रहा, लोगों को डराने के लिए रहा। ऐसे समय में जब बंद अंधेरे में रात में पैसा लेकर जाते दबंग लोग, पैसा बांट के वोट ले लेते हैं, वही काम आज की तारीख में एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत
स्मार्टली बहुत अच्छी तरीके से राजनीति करने वाले लोग हैं, जो विचार को लेकर चलने वाले राजनीति करते हैं। इनको अगर पैसा बांट के अगर सरकार बनाना पड़ा तो ये तो राज्य के जनता को सोचने की आवश्यकता है। अगर बताइए, आपके दर्शक अगर सुन रहे हैं, अगर मैं कोई गलत बोलता हूं तो बताए, हम जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। राज्य में वो विकास करते और फिर वोट लेना चाहिए था। और अभी बिहार को किस हालत में छोड़ दिए हैं, वो आने वाला पीढ़ी को ये पता चलेगा कि बिहार ने क्या खोया है। 20 साल में नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए, अभी क्या करेंगे? जो करना था वो कर दिए, अभी तो उनको हैप्पी वेंड अप करना चाहिए और नई पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपना चाहिए और नए सिरे से नए ढंग से काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी ठीक है, नीतीश जी अभी बैठे, लेकिन ये तो को पता है कि जो सरकार है वो नीतीश जी नहीं चला रहे, दिल्ली से चल रही है सरकार रिमोट कंट्रोल के तहत। ब्यूरोक्रेट जो है हावी है, आए दिन बिहार में हत्या, मर्डर, लूट हो रहा है। अब ठंडी का टाइम में है, लोग बुलडोजर दिखा रहे हैं। बताइए, किसी का आशियाना छीन रहे हैं। गरीब घर कौन रोड पे घर बनाया है? कोई रतन टाटा के परिवार से बनाया है क्या? कोई अडानी के परिवार से बनाया या मुकेश सहनी के घर से कोई लोग घर रोड पे घर बनाया है? जिनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वही कहीं पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। अब ऐसे समय में आप आए हैं, बुलडोजर दिखा रहे हैं कि मैं बुलडोजर से तोड़ रहा हूं। पूरे बिहार में दलित का, महादलित का, पासवान का, अन्य अन्य समाज के लोगों को घर उजाड़ रहे हैं और आप अपने आप को वाहवाही कर रहे हैं। ऐसा सरकार चलाना चाहते हैं? अरे भाई, अभी शादी ब्याह का लगन है, हम देख रहे हैं टीवी मीडिया के जरिए कि इसके घर में अभी बारात आने वाला है 4 दिन के बाद, और उसको घर को आप तोड़ दे रहे हैं। 1 महीने में उसके घर में शादी होने वाला, उसके घर को तोड़ दिए हैं। अरे पहले सरकार का घोषणा है कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे गरीब को, जिसके पास घर नहीं है उनके लिए पहले जमीन का व्यवस्था कीजिए, उनको घर बना के दीजिए, और फिर सरकारी जमीन पर अगर कोई अवैध कब्जा रखा तो उसको तोड़िए। और ऐसे समय में, ठंडी के टाइम में आपको दिख रहा है, फरवरी मार्च में भी हो सकता था। आप घर की बात करते हैं तो घर से ही सवाल लेता हूं। आपके अलायंस के मेजर पार्टनर के तौर पर आरजेडी है। आरजेडी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों एक आवास में रहते थे। राबड़ी का आवास चेंज होने जा रहा है, तो इसको भी लोग पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। तो वही आप बताइए ना, राज्य में यही काम करने के लिए सरकार का जनता ने वोट दिया है क्या? 27 साल से जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर को मंदिर बना के 27 साल से एक परिवार रह रहे हैं, आपको ये क्या जरूरी गिर गया कि उस घर खाली करके दूसरा घर दे रहे हैं? हाँ, अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आते जिसको घर ही नहीं मिलना चाहिए तो ठीक है, आप उसको खाली करा दीजिए। आपको घर शिफ्ट करने का, चेंज करने का क्या ऐसा जरूरी गिर गया? भाई, जो आदमी एक घर को मंदिर बनाया है, 27 साल से रह रहे हैं, आधी उम्र वहां पे बिता दी, आपको क्या जरूरी है घर खाली करने के लिए? कीजिए ना, जिसके पास घर नहीं उनको घर दीजिए ना। जिस युवा को हाथ में रोजगार नहीं है उस युवा को रोजगार दीजिए ना। जहां हत्या, मर्डर हो रहा, लूट हो रहा, वहां पे रोकिए ना। ये काम करने के लिए ना आपको सरकार बनाया भाई। 203 सीट के साथ आपको सरकार बनाया है। मोदी जी बिहार में आके बड़ी बड़ी भाषण दिए कि हम 1 लाख युवा को नौकरी, 1 करोड़ युवा को नौकरी रोजगार देंगे। उस पर काम कीजिए ना, जो आप भाषण दिए उस पर अनुकूल काम कीजिए। आप किसी का घर छीन लेने से ये राज्य का तरक्की नहीं होगा। राज्य तो बेवजह से एक जो चीज का चर्चा नहीं होना चाहिए उस चर्चा पे खड़ा हो गया है। बड़े बड़े राजनेता खड़ा हो गया, बड़े बड़े राजनेता का टाइम जा रहा है। क्यों? ये इसके लिए जनता ने आपको वोट नहीं दिया। जनता सब हिसाब करेंगे, समय आने दीजिए। ठीक है, आपका उगता हुआ सूरज है, आप ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग आपके कंट्रोल में है, आपके जेब में है। चुनाव आचार संहिता के समय में पैसा बांट सकते, ठीक है। ऐसा बहुत समय आया है, मुगल का भी समय आया, हिटलर का भी समय आया, अंग्रेज का भी समय आया। सब लोग अपने अपने समय में किया है और उसका परिणाम तो वही हुआ। अभी आज हिटलर को कोई अच्छा नहीं मानते हैं, कोई मुगल को अच्छा नहीं मानते हैं, कोई अंग्रेज को अच्छा नहीं मानते हैं जो भगत सिंह को फांसी दिए। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी आने वाले समय में कोई अच्छा नहीं मानेंगे। तेजस्वी कहाँ है? आपकी बात तो रोज होती है, हेलीकॉप्टर में भी साथ होते थे, है कहाँ और मीडिया के सामने आते क्यों नहीं है? तो ठीक है, उनके अपने काम करने का तरीका है, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके अपने बड़े दल है। आज चुनाव में हार हुआ तो वो अपना एक रणनीति बनाते होंगे। कहाँ होंगे तो मेरे से बेहतर वो जवाब देंगे। आज गठबंधन के नाते, हम सहयोगी के होने के नाते कह सकते हैं कि भाई अपनी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। बाकी अगर विशेष जानकारी चाहिए तो उसी के दल के नेता सबसे जानकारी लेना पड़ेगा। अच्छा, आप जिस तर्ज पे तैयारी में थे चुनाव में, मैं देख रहा था, दर्शक भी देख रहे थे, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई, फिर कैंडिडेट बैक करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये क्या मैसेज था कि आप तो एकजुट दिख रहे नहीं ना? नहीं, ठीक है, एकजुट रहने का कोशिश जरूर हम लोग कर रहे थे। ऐसा होना चाहिए। कुछ जगह पे जो नहीं होना चाहिए था वो सब चीज़ें हुआ है
अब ये हार में सिर्फ अगर 5 सीट से अगर हम हारते तो निश्चित तौर हम कह सकते थे कि फ्रेंडली फाइट कारण हम चुनाव हारे हैं, जबकि अभी यहाँ पे हार नहीं हुआ, यहाँ सुनामी आया है। तो इसमें वो सुनामी का एक कारण ये हो सकता है कि हम लोग एकजुट होके जो हम दावा करते थे और एकजुट होके मजबूती से लड़ने की बात कर रहे थे, जहाँ पे 10-11 सीट पे हम लोग आपस में ही लड़ गए, तो ये कह सकते कि ये सही नहीं है। लेकिन इसी के कारण हम लोग सरकार नहीं बनाए, ये सही नहीं है। हाँ, अगर 5 से 10 सीट के बीच में अगर हमारी हार होता तो निश्चित तौर पर उसमें से एक कारण ये हो सकता था, और इसके लिए मैं खुद एहसास कर रहा हूँ कि ये कारण 5-10 सीट के बीच में होता तो कारण बन सकता था। तो ये हमारे बाकी सहयोग भी ये बात मानते होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। अच्छा, भविष्य तो अभी बहुत लंबा है, तो क्या रूपरेखा है? आपके मेजर पार्टनर मीडिया से फिलहाल दूर हैं, आप हालांकि मीटिंग कर रहे हैं अपनी, तो सड़कों पर जाएंगे या अभी सरकार को कुछ समय देंगे आप लोग? नहीं, सरकार को हम 3 महीने का समय दे रहे हैं। 3 महीने में जो उन्होंने वादा किया हमारे खास करके माता बहन से कि हम 2 लाख रुपए देंगे, तो 3 महीना वो अपनी पॉलिसी पे काम करे, और युवा को नौकरी रोजगार देने का जो बात है उसके लिए भी हम समय देंगे। और 3 महीने के बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को याद दिलाएंगे कि भाई जो भाषण दिया था, जो उनके घोषणा पत्र है 1 करोड़ युवा को नौकरी रोजगार का, कितना आपके पंचायत में मिला, कितने आपके प्रखंड में मिले। तो हमारा जो काम है लोकतंत्र में, जनता जो हमें जो जगह पे पहुंचाया है विपक्ष पे, तो हमारा जो भूमिका होगा वो हम भूमिका पूरा निभाएंगे, और जनता को भविष्य में निर्णय लेना है। कहते हैं पॉलिटिक्स में अस्थाई कोई किला नहीं होता है, कोई इधर शिफ्ट हो जाता है, कोई उधर हो जाता है, विचारधारा भी समय के साथ बदलते रहती है। तो क्या वीआईपी की विचारधारा को बदलते भी देखा जा सकता है, या आप कहते हैं कि ऑल विंडोज आर ओपन, ऐसा भी है? ये और लोगों के लिए हो सकता है, मेरे लिए ये सब चीज़ नहीं है। तो हमारे लिए विचार सबसे मायने रखता है। पावर में ही रहना होता तो 2016 से ही पावर में रहते, और शायद अभी तक हम पीछे नहीं हटते। ठीक है, पावर में मैं था। हमारा मानना है कि हम कोई भी चीज़ डिसीजन तब लें और जिसमें सबसे हमारे लोग जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, तो ही बदलाव कुछ हम ले सकते हैं। पर कोई व्यक्ति हमको पावर में लाकर, कोई व्यक्ति हमको लाभ देने का कोशिश करे, तो ऐसे लाभ, ऐसे पावर हमको नहीं चाहिए। हमको हमेशा कभी भी बदलाव के लिए हम हमेशा गुंजाइश रखेंगे, वो बदलाव के लिए गुंजाइश रखेंगे जिस बदलाव में, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव हो। बिहार में कहते हैं कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाने के बाद बीजेपी ने बहुत सख्त मैसेज दिया है कि रूल ऑफ लॉ हर हाल में लागू किया जाएगा। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, उनको मौका दिया गया है, हमारी शुभकामना है। नई सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, गृह विभाग उनको मिला है, जो नीतीश जी 20 साल से किसी को नहीं दिए थे, उनको अभी ये मौका मिला है, तो उनको अपने आप को कुछ साबित करना चाहिए। ये साबित नहीं करना चाहिए कि ठंड के समय में जिसके पास घर नहीं उसको घर तोड़ दीजिए, घर से बाहर कर दीजिए। हमारे राज्य के नागरिक हैं, गरीब है तो कोई गुनाह नहीं है कि वो गरीब है तो गुनाह कर दिए हैं, वो आज कहीं पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। उनको ऐसे समय में उनको अपना बुलडोजर घर में रखना चाहिए, उनके पहले घर की व्यवस्था करना चाहिए, उसके बाद उनका अगर अवैध कहीं पे कंस्ट्रक्शन है या कहीं पे अवैध कब्जा है तो उसको निश्चित तौर पे सरकार उसको खाली कराना चाहिए। लेकिन उनको समय देना चाहिए, उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था बना के देना चाहिए, तब मैं मानूंगा कि एक अच्छे राज्य के अच्छे डिप्टी सीएम हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी का आशियाना छीन लेने से अच्छे डिप्टी सीएम बनेंगे। एक आखिरी सवाल लेता हूं, इसके बाद वाइंड अप करूंगा, उसके बाद एंकर को फिर मैं सबमिट करूंगा बुलेटिन। तो सवाल ये है कि आप कहते हैं कि सर्टेन वोट बैंक आपके साथ है, कितना प्रतिशत आपके साथ आपके लोग रहे? देखिए, 38% वोट हमको प्राप्त हुआ है, और ऐसे कोई टूल नहीं है कि कौन वोट किनको दिए हैं ये पता चल सके। ठीक है, एक आकलन लगा सकते हैं। हमारे वोट इंटैक्ट है, मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ हैं, और अगर कुछ नहीं है तो भविष्य में उसको अपने साथ लाने का हमारा रणनीति होगा। सच्चाई तो ये है कि हमारी हार हुआ है, हमारे पास 38% वोट आया और सामने वाले के पास 46% वोट आया है, तो 8% का गैप है। 5% अगर हमारे पास वोट आ जाता तो हमारी सरकार बन जाती। तो वोट हमारे पास है तो ही ना, सिर्फ 5% से हम चुके हैं, तो 38% वोट है। और कोई कैडर वोट की अगर बात करेंगे तो उनकी कैपेसिटी 15 से 20% है। अगर 20% की जगह 38% वोट आया तो इससे ये स्पष्ट होता है सिर्फ वीआईपी पार्टी का ही वोट नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर में जो हैं और राज्य के युवा
चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, सभी लोगों ने हमको वोट दिया है। शुक्रिया। ओवर टू यू।